नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि अब यहां हिंदुस्तान में जब एक तरफ चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं, दो राज्यों में चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं, तो उधर अमेरिका में, पूरे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर भी चुनावी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति पद के लिए दो कैंडिडेट हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वहां पर कमला हैरिस हैं, तो इधर रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भाग्य आजमा रहे हैं। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 के बीच ऑलरेडी वहां पर राष्ट्रपति चुने गए थे, रह चुके हैं राष्ट्रपति, लेकिन 2020 के चुनाव में वो हार गए और जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए, जो बाइडेन ही इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। और इस बार 2024 के चुनाव में जो बाइडेन जो हैं वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से अक्षम दिखाई दिए, उनकी तबीयत ठीक नजर नहीं आई और बीच में ही उन्होंने अपनी जो उम्मीदवारी थी उसको उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया और अपनी वाइस प्रेसिडेंट यानी कमला हैरिस को उन्होंने यह मौका दिया। कमला हैरिस इस मौके को किस ढंग से आगे बढ़ा रही हैं और क्या वो जीत कर आ रही हैं, और अगर जीत कर कमला हैरिस आती हैं तो यह आप मानिए कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। जी हां, अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आज ही क्यों हो रहे हैं। आज 5 तारीख है और 5 तारीख को क्यों हो रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ प्रमुख बातें हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं वो चुनाव नवंबर महीने के पहले मंगलवार को होते हैं। और वह मंगलवार भी ऐसा नहीं कि 1 तारीख को अगर मंगलवार है, यानी 1 नवंबर को मंगलवार है तो 1 नवंबर को चुनाव होगा। वो पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को चुनाव होते हैं। तो नवंबर के पहले मंगलवार को होता है राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में। 5 नवंबर 2024 है मंगलवार का दिन, यानी आज 5 नवंबर मंगलवार का दिन है, इसीलिए यहां आम चुनाव हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 4 साल के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, ये 4 साल के लिए। और सबसे बड़ी बात कि एक आदमी यानी एक व्यक्ति को अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही राष्ट्रपति पद मिलता है, यानी 2 बार ही वो राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रमुख बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हम आप तक रख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव, हमारे साथ भी जुड़ेंगे अमेरिका से, सीधे वाशिंगटन डीसी से जुड़ेंगे हमारे साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। प्रशांत टंडन जी भी रहेंगे, उन तक भी आपको ले चलूंगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका चुनाव पर जब हम ये महाकवरेज कर रहे हैं तो यह जानना समझना जरूरी है कि अमेरिका चुनाव होता कैसे है। 5 भाग में अमेरिका चुनाव, और इस चुनाव के कि क्या विशेषताएं हैं वो सभी समझिए। कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव, यहां एक इंपॉर्टेंट पहलू, जिसमें 5 चरणों में पूरी होती है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, जिसमें पहला पार्ट जो है, पहला पड़ाव वो है प्राइमरी और कॉकस का, दूसरा पड़ाव है कन्वेंशन का, तीसरा पड़ाव है आम चुनाव या पॉपुलर वोट का जो आज हो रहा है, तीसरा पड़ाव। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज और उसके बाद शपथ ग्रहण, 5वां आखिरी पड़ाव। ये 5 पड़ाव हैं। लेकिन इसमें जरा ये भी समझ लेते हैं कि प्राइमरी और कॉकस क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, आम चुनाव या पॉपुलर वोट क्या होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। एक कठिन प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया कह सकते हैं इस चुनाव का, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका का, यह समझना जरूरी है। प्राइमरी या कॉकस क्या है जरा उसको पहले समझते हैं, वो जरा स्क्रीन पर देखिए। प्राइमरी या कॉकस क्या है? अमेरिका के 2 प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार नॉमिनेट करते हैं। इसके लिए ये पार्टियां स्टेट प्राइमरी और कॉकस का आयोजन करती हैं, जिसमें लोग उन नेताओं को चुनते हैं जो आम चुनाव में उनकी पार्टी का नेतृत्व करें। इन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। यानी ये पार्टियां अपने लोगों, अपने डेलीगेट्स को चुनने के लिए सबसे पहले प्राइमरी या कॉकस का आयोजन करते हैं उम्मीदवार नॉमिनेट करने के लिए। उम्मीदवार कौन होगा इसको डेलीगेट्स
जो हैं वो तय करते हैं। तो पहला पार्ट यहां पे है कि उम्मीदवार कैसे नॉमिनेट किया जाए, कैसे प्राइमरी के बाद कैसे कमला हैरिस आए या उधर रिपब्लिकन जो है वो ट्रंप को लेके आए, ये काम डेलीगेट्स का होता है। इसके बाद दूसरे पड़ाव में आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है? वो ये है कि इसे पार्टी सम्मेलन भी कह सकते हैं। कन्वेंशन में चुने हुए डेलीगेट्स जो हैं वो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी का दावा करने वाले नेताओं में से किसी एक का चुनाव करते हैं जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है। यानी सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा हमारी पार्टी से, यानी रिपब्लिकन से या डेमोक्रेट से, ये डेलीगेट्स तय करके चुन के ले जाते हैं। ये कन्वेंशन होता है। तीसरा पड़ाव आइए जो आज हो रहा है। तीसरा पड़ाव क्या है, जरा उधर भी चलते हैं, यानी आम चुनाव। जो आज आम चुनाव अमेरिका में जो अमेरिकी मतदाता हैं पहले इलेक्टर्स चुनते हैं, फिर ये इलेक्टर्स जो हैं वो राष्ट्रपति चुनता है। अब ये जरूरी नहीं कि जनता जिसे इलेक्टर चुन रही है वो उसके पसंद के कैंडिडेट यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ही को ही वोट दें। यह बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके सामने जो उम्मीदवार थी इनकी इधर से डेमोक्रेट्स की तरफ से, वो आम चुनाव में जीत चुकी थी, लेकिन जो इलेक्टर्स थे, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वहां पे वो हार गई। हिलेरी क्लिंटन की मैं बात कर रहा हूं, वो हार गई और इस कारण डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे। तो एक बहुत बड़ा यहां पे कि अगर जो आम चुनाव में पॉपुलर वोट जो हैं, जो पॉपुलर वोट हैं, वो अगर मिल जाता है तब भी आप उस पद पे, राष्ट्रपति पद पे आप चुने जाएंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, फिर सीधे अमेरिका चलेंगे और वहां क्या कुछ चल रहा है इसको हम आप तक पहुंचाएंगे। जरा चौथा पॉइंट लेके आइए। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? चुने हुए इलेक्टर्स से इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और ये इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति चुनता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति चुनता है। पॉपुलर वोट के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। ये पॉपुलर वोट के जरिए 538, और राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टर कॉलेज चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए। 270 इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए। जिस राज्य में जितनी ज्यादा आबादी उसके उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट होते हैं। ये सारी बातें वहां पे हैं। हर राज्य से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही उसके इलेक्टर्स होंगे। ये है अलग अलग राज्यों के। कैलिफोर्निया में 55 तो व्योमिंग में सिर्फ 3 इलेक्टर्स हैं। ये भी आपको बता दूं, कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य जहां 55 हैं, तो व्योमिंग सबसे छोटा राज्य जहां 3 इलेक्टर्स हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है। 538 की बात। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है। 20 जनवरी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो यहां से कैसे होता है ये जरा आपको हम पहुंचाना, आप तक बताना चाहते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं, ये सब भी हम आप तक रखेंगे। लेकिन जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे दोनों साथियों को, और अजीत राही जी को। अजीत राही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है राही साहब इस कार्यक्रम में। और साथ साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी आपका भी स्वागत है। प्रशांत जी और अजीत जी आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले अजीत जी के पास ही जाना चाहता हूं। और सुबह सुबह वहां है, मुझे लगता है कि 10 बजे का समय होगा। आप वाशिंगटन डीसी में हैं। पीछे से भी बहुत सुंदर तस्वीर आ रही है और क्या कुछ चल रहा है जरा आपसे समझना चाहता हूं अजीत साहब वहां, और यहां हिंदुस्तान इसको किस नजरिए से देखे जरा ये भी समझूंगा आपसे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव की गतिविधियां कितनी आगे बढ़ चुकी हैं? जी राजीव, अभी नमस्ते, मेरा नाम अजीत शाही है। मैं वाशिंगटन डीसी से आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैपिटल हिल, ये यहाँ की संसद है। और व्हाइट हाउस जो है, जहाँ पर राष्ट्रपति का निवास होता है, उनका कार्यालय और निवास होता है, वहाँ पर कल से ज़बरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग हो गई है। पूरा का पूरा उन्होंने, समझिए कि व्हाइट हाउस के चारों तरफ पार्क्स हैं, वो पार्क्स में उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। क्योंकि पिछले मरतबे काफ़ी जो है हिंसा हुई थी 4 साल पहले, उस हिंसा से बचने के लिए। और यहाँ वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पे माहौल इस समय गर्म है। सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। पूरे अमेरिका में जाहिर सी बात है कि चुनाव चालू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है, यहाँ पे एक अर्ली वोटिंग नाम की चीज़ होती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है, अमेरिका में कोई चुनाव आयोग नहीं होता। अमेरिका में कोई भी केंद्रीय बॉडी नहीं होती जो कि चुनाव की प्रक्रिया को संभालती है। यह बड़ी मज़ेदार सी बात है। यहाँ अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य के अपने अपने कानून होते हैं कि इलेक्शन कैसे किया जाएगा। और इन हर राज्य में, कई राज्यों में अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है। लोग पोस्टल बैलेट भी भेजते हैं।
हमारे इंडिया में पोस्टल बैलेट वो कौन भेज सकता है, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अमेरिका में पोस्टल बैलेट कोई भी भेज सकता है। और आपको चिट्ठी लिख के बोलना है कि हमें पोस्टल बैलेट भेज दीजिए। तो ये माना जा रहा है कि करीब 10% से ज्यादा लोगों ने पोस्टल बैलेट ऑलरेडी भेज दिया है। इस चुनाव में अमेरिका की आबादी देखिए करीब 35 करोड़ है। इस चुनाव में माना जा रहा है कि करीब 24 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स हैं इस चुनाव में। और पिछले 4 साल पहले जब पिछला चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें करीबन समझिए कि करीब 15 से 16 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। और इस बार उम्मीद है कि इससे ज्यादा लोग वोट देंगे। जाहिर सी बात है कि दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, दोनों पार्टियों के जो उनके अपने काडर हैं वो बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं। काफी दोनों पार्टियों ने यही पिछले 4 महीने से ये दावा किया है कि अगर हमारा उम्मीदवार नहीं जीता तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, और दूसरा जो उम्मीदवार वो अमेरिका के संविधान को खत्म करने पे तुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि कमला हैरिस संविधान को खत्म कर देंगी, कमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप संविधान को खत्म कर देंगे। ये तो खैर चुनावी गर्मजोशी की बात हुई, माहौल की बात हुई। लेकिन ये बात सही है कि जितने ओपिनियन पोल्स हैं लगातार वो ये दिखा रहे हैं कि दोनों में कांटे की टक्कर है। कमला हैरिस थोड़ा सा आगे दिखाई जा रही है। लेकिन अगर हम राजनीतिक विश्लेषण करें तो राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कमला हैरिस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2022 में, यहाँ पे हर 2 साल पे चुनाव होता है अमेरिका में। और आपको आपके दर्शकों को ये भी बता कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव नहीं है आज हमारे अमेरिका में, जिसे हम इंडिया में लोकसभा कहते हैं, वैसा यहाँ पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। और जैसे हमारे लोकसभा के हर 5 साल पे चुनाव होता है, यहाँ अमेरिका में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का हर 2 साल पे चुनाव होता है। इसमें 435 सदस्य होते हैं, तो उसका भी चुनाव है आज। और जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में सेनेट है। तो सेनेट में 100 मेंबर्स होते हैं और उसमें भी 1/3 हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। तो आज सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, आज 435 सीटों वाले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का भी चुनाव है। और आज सेनेट की 1/3 यानी 34 सीटों का भी चुनाव है आज 100 सीटों में से। तो काफी बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि न केवल ये चुनाव तय करेगा कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये चुनाव ये भी तय करेगा कि अमेरिका की संसद में किस पार्टी का बोलबाला होगा। इंडिया में क्या होता है, संसद से ही प्रधानमंत्री निकलता है, जो संसद में बहुमत उसी की सरकार बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे संसद अलग है, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो अलग है। तो राष्ट्रपति का कार्यालय आप जीत भी जाएं, ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टी संसद में सीटें हार जाए, और वो इस तरह से चलता है। तो मेरा ये मानना है कि जो इस समय जो राजनीतिक विश्लेषण अगर हम करें, तो जो पिछला चुनाव 2022 में हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जितने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था, ज्यादातर हार गए थे। और जिन्हें हम स्विंग स्टेट कह रहे हैं आज की तारीख में, यानी कि 50 राज्य हैं अमेरिका में, 50 में से करीब समझ लीजिए कि 40-42 राज्य ऐसे हैं कि जिनमें आप आंख मूंद कर आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, जो रिपब्लिकन है वो रिपब्लिकन को वोट देंगे, जो डेमोक्रेट है वो डेमोक्रेट को वोट देंगे, जो भी हालत हो महंगाई की, बेरोजगारी की, वो उसी को वोट देंगे। 7 से 8 राज्यों को बोलते हैं ये स्विंग स्टेट है। तो उन 7-8 राज्यों में भी 2 साल पहले 2022 में डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था वो सब हारे थे। तो इसलिए ये अगर डोनाल्ड ट्रंप आज जीतते हैं तो इसके लिए एक नई राजनीतिक विश्लेषण करना होगा, ये मेरा मानना है। मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कमला हैरिस का पलड़ा भारी होना चाहिए। जी, कमला हैरिस का पलड़ा भारी होना चाहिए। प्रशांत टंडन जी बहुत सारी बातें यहां बता रहे थे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत शाही जी, और सीधे कैपिटल हिल्स के सामने, और यहां से जो बातें वो बता रहे हैं, जिसमें स्विंग स्टेट्स की बात, ट्रंप की बात, कमला हैरिस का पलड़ा भारी, कैसे, क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये जो 7 स्विंग स्टेट है राजीव जी, चुनाव की प्रक्रिया पे अजीत जी और विस्तार से बताएंगे अभी हम लोगों को, और वहाँ की राजनीतिक स्थिति बताएंगे, मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग कि कौन से मुद्दे किसके चल रहे हैं। लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट है जिनकी आप इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या बता रहे हैं, पेंसिल्वेनिया 19 है, जॉर्जिया 16 है, एरिजोना 11 है। ये 7 स्टेट ही तय करेंगे कि 20 जनवरी को शपथ कौन लेगा, व्हाइट हाउस में कौन जाएगा, और इसके रिजल्ट कल सुबह से मिलना शुरू हो जाएंगे जी, भारत के समय के अनुसार से। एक हमको रुझान जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ काउंटिंग भी वहां पे शुरू हो जाती है। तो ये 7 राज्य तय करेंगे, जैसा अजीत जी बता रहे थे कि बहुत सारे स्टेट, जैसे हमारी टेक्सास है, टेक्सास रिपब्लिकन को ही वोट करेगा, कैलिफोर्निया
के बारे में आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेट होगा, तो वो अमेरिका जो है वो नीले और लाल राज्यों में बटा हुआ है। तो लेकिन इसमें स्विंग स्टेट है 7, ये तय करेंगे कि कौन। अब इस स्विंग स्टेट में एक और मजेदार बात है जिस पर अजीत जी और विस्तार से बताएंगे। ये स्विंग स्टेट क्यों जाते हैं कभी रिपब्लिकन की तरफ और कभी डेमोक्रेट की तरफ, और जिस तरफ भी जाते हैं उसका राष्ट्रपति बन जाता है। इनकी भी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी स्थापित है कि कौन डेमोक्रेट है कौन रिपब्लिकन है। उस पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा है जो स्विंग करता है और वो स्टेट को स्विंग स्टेट बना देता है। वो मुद्दों के आधार पर जाता है राजीव जी। और वो मुद्दे जो ट्रम्प जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत जिसको एबॉर्शन को लेकर एक रिपब्लिकन पार्टी का पुराना स्टैंड है, वो कंजर्वेटिव लोग हैं, वो उनके राज्यों में तो काम करता है, लेकिन स्विंग स्टेट में वो कितना काम कर रहा है अजीत जी बताएंगे। क्या वो रिपब्लिकन के महिलाओं को लेकर जो है उसमें कितनी अपील है, कितना विरोध है, क्योंकि लगातार कमला हैरिस के हर स्पीचेस में आपको ये सुनने को मिलेगा कि हम कानून बना रहे हैं और ट्रम्प आएगा तो कानून बना देगा कि अबॉर्शन को बैन कर देगा। जी। सुप्रीम कोर्ट, वहां की सुप्रीम कोर्ट का 2022 में जजमेंट भी आ गया था जो कि कंजर्वेटिव की तरफ गया था, जो कंजर्वेटिव व्यू वाला जजमेंट था। तो इन सब के मुतालिक, और दूसरा एक मुद्दा जो है इमिग्रेशन का, जो ट्रम्प का बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में भी अजीत जी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये तय करेंगी कि ये स्विंग स्टेट कहां जा रहे हैं जी बिल्कुल अमेरिका के, और ये स्विंग स्टेट ही बताएंगे कि कमला हैरिस जाएंगी या डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आंकड़ा सामने आया हुआ है जिसमें कमला हैरिस को 200, जरा ले आइए कि कैसे जीत सकती हैं कमला हैरिस और कैसे जीत सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद सीधे अजीत जी के पास आते हैं। जो बातें यहां आप रख रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। स्विंग स्टेट्स जो हैं वो 7 हो सकता है 8 भी हों जैसे अजीत जी बता रहे थे, लेकिन कमला हैरिस का जो है, कमला हैरिस के समर्थक राज्यों की संख्या 19 है। जो कह रहे थे अभी कि आप कुछ स्टेट्स का नाम ले लीजिए, वो पता होगा पहले से आपको कि ये स्टेट जो है वो किसकी तरफ जाएगा, वो डेमोक्रेट्स की तरफ जाएगा या वो रिपब्लिकन्स की तरफ जाएगा। तो 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कमला हैरिस की संख्या, मतलब कमला हैरिस के समर्थक राज्य हैं। और उसके अलावा यहां पर कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं इन राज्यों से अगर देखा जाए तो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोट चाहिए, इलेक्टोरल वोट चाहिए। तो 44 वोट जो हैं वो स्विंग स्टेट्स से आ सकते हैं। कुल इलेक्टर्स जो हैं, कुल वोट जो हैं वो है 538, 270 चाहिए जीतने के लिए। तो ये कैसे जीत सकती हैं कमला हैरिस, ये हम यहां पे बता रहे हैं, लेकिन कैसे जीत सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर देखा जाए तो इनको 44 वोट चाहिए अगर 226 यहां है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का भी जरा ले आइए स्क्रीन पे, फिर अजीत जी के पास आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक राज्य हैं वो कमला हैरिस से ज्यादा हैं, 24 हैं, लेकिन उनको 219 इलेक्टोरल वोट मिल रहे हैं, 219 इलेक्टोरल वोट्स, यानी इनको 51 वोट्स की दरकार है। 51 वोट्स इनको और चाहिए, स्विंग स्टेट्स से चाहिए होगी, और यहां अगर 51 मिल जाते हैं तब ये 270 पार करेंगे या 270 तक पहुंचेंगे और ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। और यहां से जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और इनका जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, जिसमें इमिग्रेशन है, जिसमें बंदूक रखने का अधिकार है, जिसमें अबॉर्शन वाला मामला है, ये सारी चीजें हैं। और उधर दूसरी तरफ कमला हैरिस की बात और उनके मुद्दे, जरा मुद्दों के आधार पर अमेरिका क्या सोच रहा है और यहां से ये चुनाव किस दिशा में जाते हुए दिखाई देता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस समय 2 मुद्दे छाए हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हुए हैं, जैसा प्रशांत ने कहा। एक है महंगाई का, दूसरा मुद्दा है इलीगल इमिग्रेंट्स का, क्योंकि अमेरिका में दिन रात लोग घुस के, गैर कानूनी तरीके से घुस के आके रहना चाहते हैं। ये एक जैसे हमारे इंडिया में चलता है बांग्लादेशी घुसपैठी है, वैसे यहाँ पर चलता है मैक्सिकन घुसपैठी है, ये सब आ जाते हैं हमारे देश को बर्बाद करते हैं। वही सोच है, वही तरीका है।
लेकिन यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताता हूँ। महंगाई के बारे में पहली बात करते हैं। जब 2020 में चुनाव हुआ था, जो बाइडेन जीत कर आए थे, उसके बाद ताबड़तोड़ महंगाई आई थी, ताबड़तोड़। वो कोविड का टाइम था और हर अमेरिका में रहने वाले हर आदमी को, जो कि वैध तरीके से यहाँ पे उसको जो है $700 उस आदमी को सरकार की तरफ से मिले थे, हमें भी मिले थे, सबको मिले थे। आप नागरिक हैं नहीं नागरिक हैं इससे मतलब नहीं था, अगर आप लीगली यहाँ पर हैं मिले थे। और उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पर जो है वो पेट्रोल को गैलन में भराते हैं, तो मुझे 2021 के में और 2022 में भी मैंने $4.5 का गैलन मैंने भराया पेट्रोल, और कल मैंने पेट्रोल भराया $3.20 का मैंने पेट्रोल भराया। तो महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा रिपब्लिकन्स ने 2022 के चुनाव में भी बनाया था। आपको याद कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ हर 2 साल पे चुनाव होते हैं। यहाँ की जो लोकसभा है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके हर 2 साल पे चुनाव होते हैं। तो 2022 में भी उसके पूरे चुनाव थे, और सेनेट के भी 1/3 चुनाव थे, 33 सीटों के। बहुत बड़ा महंगाई का मुद्दा बनाया था, उससे उनको फायदा नहीं हुआ था। तो क्या हम ये माने कि जिस महंगाई से मुद्दे से फायदा उनको 2 साल पहले नहीं हुआ, इस बार होगा? ये आज का वोटर बताएगा। दूसरा जो उन्होंने इशू बनाया है इलीगल इमिग्रेंट का, देखिए एक चीज जो कोई अपने मुंह से बोलता नहीं है अमेरिका में, ये देश नंबर 1 अमेरिका जो मुल्क है, इसको इमिग्रेंट चलाते हैं, और इसकी जितनी आधारशिला है, जितना बेसिक ट्रेड कॉमर्स आप कह लीजिए, ये सब इलीगल इमिग्रेंट घुसे हुए हैं इसके अंदर। इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। मेरा ऑफिस यहीं वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से आधे किलोमीटर से कम की दूरी पर। कल हमारे एक साथी आए हुए थे, हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वो इंडियन पाकिस्तानी खाना खिलाता है, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो 200-300 मीटर की दूरी पर होगा व्हाइट हाउस से। वहां पे मैंने जो लड़का शेफ था उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ से हो? बोला मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैंने कहा कब आए? बोले 1 महीने पहले आए। अब 1 महीने पहले कौन सा शेफ जो है वो लीगल वीजा पे आया होगा? वो लड़की से मैंने पूछा कि तुम कहाँ से हो? बोली नेपाल से हो। मैंने कहा कब आई? बोली 1 साल पहले आई। वो खाना खिला रही है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेड और बिजनेस का, वो इलीगल इमिग्रेंट से चल रहा है। इलीगल इमिग्रेशन इज एन इकोनॉमिक चॉइस। आज की तारीख में उनको हटा देंगे और लीगल इमिग्रेशन कर देंगे तो हमारे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्रॉम फार्म टू स्टोर, फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। खेतों में जो काम करते हैं यहाँ लोग, वो कौन लोग हैं? कौन सा गोरा आदमी जाके खेतों में काम कर रहा है यहाँ अमेरिका में? और जो आदमी रेस्टोरेंट चला रहा है, कल जहां मैंने खाना खाया, वो नेताओं को वो डोनेशन देता है। तो कोई आदमी सीरियस नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन यहाँ का सीरियस इशू हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये लगता है कि आखिर क्या वजह होगी कि लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 इश्यूज वोट। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका में जो सिस्टम है, क्या होता है, जैसे हम प्रशांत ने कहा, मैंने भी कहा, यहाँ पर 45, 46, 47% वोटर आपके तय हैं। ये रिपब्लिकन है तो रिपब्लिकन को वोट देंगे, ये डेमोक्रेट है तो डेमोक्रेट को वोट देंगे। 2, 3, 4, 5% ऐसे होते हैं जिनको आप कह सकते हैं अनडिसाइडेड वोटर्स यहाँ बोलते हैं। अनडिसाइडेड वोटर्स बाय वेरी डेफिनेशन, ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट है, ना वो एक्सट्रीम राइट है, ना वो रिपब्लिकन है, ना वो डेमोक्रेट है। तो आप उनको कैसे अपनी तरफ बुलाएंगे? क्योंकि वही तय करेंगे। ये सारे जो 7 स्टेट्स हमने गिनाए हैं, ये अनडिसाइडेड वोटर्स का खेल है ये। तो अनडिसाइडेड वोटर्स को आप अपनी तरफ कैसे रुझाएंगे? आप बार बार बोलेंगे कि हम जो है वो हम इमिग्रेशन बंद कर देंगे, हम सबको गोली मार देंगे, सबको हम जहाज में बैठा के वापस भेज देंगे, वो नहीं चलेगा अनडिसाइडेड वोटर से। अनडिसाइडेड वोटर पॉलिसी मांगता है। कमला हैरिस ने क्या किया है? कमला हैरिस ने ये बोला है कि देखो भाई, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिपब्लिकन्स को भी जगह दूंगी, मैं पूरे यूनिफाई करूंगी। तो बहुत सारे एक ग्रुप शुरू हो गया, रिपब्लिकन्स फॉर हैरिस। बहुत सारे पुराने रिपब्लिकन नेता हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं हम हैरिस को सपोर्ट करें। अब होगा क्या हमें नहीं पता, वो तो वोटर किसको वोट डालता है वो पता चलेगा। फिर हम एक छोटी सी बात आपको और बता दूं स्विंग स्टेट्स की। जैसे मिशिगन, आपकी लिस्ट में भी मिशिगन का नाम था। मिशिगन एक स्विंग स्टेट है, सही बात है, मिशिगन स्विंग स्टेट है। लेकिन 2 साल पहले 2022 में मिशिगन के मिशिगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का और मिशिगन के गवर्नर का, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री होता है यहाँ पर गवर्नर बोलते हैं उसको, गवर्नर का चुनाव था। उसके पीछे पड़ गए सारा मीडिया, सारे रिपब्लिकन्स बोल रहे हार जाएगी हार जाएगी हार जाएगी। वो 10 पॉइंट से जीती। एक और स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वो बोल रहे स्विंग स्टेट है, उसका गवर्नर डेमोक्रेट है। जैसे मिशिगन की गवर्नर डेमोक्रेट है, पेंसिल्वेनिया का गवर्नर डेमोक्रेट है। वो कितने परसेंटेज पॉइंट से जीता? 15 परसेंटेज पॉइंट से। उसको 57% वोट मिले और रिपब्लिकन जो आदमी था उसको 42% वोट मिले। तो जब 2 साल पहले हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरे राज्य का जो वोट जा रहा है वो 15% से जा रहा है। ऐसे ही यूएस तो बहुत, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि अगर वोटर पूरी तरह से कमला हैरिस से और जो बाइडेन से एकदम नाराज चल रहा है और हट चुका है, तो वो हमें इसके सबूत नहीं दिख रहे हैं हमको। आज वोटिंग से हमें पता चल जाएगा कि अगर ऐसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने
ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे कि समझ में आए कि उन्होंने अनडिसाइडेड वोटर्स को अपनी तरफ खींचा है। जी जी, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे उन्होंने वोटर्स को खींचा है। लेकिन एक सवाल और है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था, जो गोली चली थी, एक नहीं दो हमले हुए, इसका भी कोई असर दिखाई दिया क्या उसके बाद? कहीं वो खुद भी नहीं बात करते अब इस बारे में, उनके पार्टी के लोग नहीं बात करते इस बारे में, इसका कोई भी असर, कोई असर अच्छी बात है कि उनको ज्यादा, उनको कुछ हार्म नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए गोलीबारी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं, लोगों को याद भी नहीं। जी, क्योंकि ये एक इमोशनली शायद लोगों को जोड़ने का एक मौका होगा उनके पास, लेकिन इसका कोई असर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी चीज एक और भी आपसे समझना चाहूंगा कि अजीत जी की इससे पहला कार्यकाल, चूंकि उनका कार्यकाल ऑलरेडी है, वो टेस्टेड हैं, और कमला हैरिस जो हैं वो अब पहली बार राष्ट्रपति के पद पे होंगी, उपराष्ट्रपति ऑलरेडी हैं जो काम कर रही हैं, दोनों कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत नजदीक से जान रहे हैं। इसका भी कोई असर वोटर्स पे पड़ता है क्या, मतदाताओं पे पड़ता है क्या? घूम फिर के बात वही आती है, 45 से 46% कब्जे में, दोनों के अपने अपने वोटर कब्जे में, वो आंख बंद करके वोट देंगे। वो आप कुछ कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के एक बहुत ही बड़ी बात कही थी, उसने कहा मेरे वोटर इतने कमिटेड हैं कि अगर मैं अपने घर से नीचे उतर के न्यूयॉर्क में किसी को सड़क पे गोली भी मार दूंगा तो भी ये मुझे वोट देंगे। ये इसकी बहुत फेमस कोट है उसका, डोनाल्ड ट्रंप का। जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं, आप इस तरह से देखिए, इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन महंगाई के नाम पर तो डेमोक्रेटिक वोटर भी अपना वोट नहीं दे रहे, वो भी जो है वो कल्चरल इश्यूज पे वोट दे रहे हैं। वो इकोनॉमिक मतलब महंगाई पे नहीं, लोग अपने आइडियोलॉजिकल बेसिस पर वोट। यहाँ पर 45-46% वोट आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पड़ता है। अब एक इश्यू इन्होंने और मुद्दा बनाया था 2022 में। देखिए, रिपब्लिकन्स के 4 इश्यूज हैं, 4 मुद्दे हैं हमेशा। एक है रेस, नस्ल, गोरा काला, जो गोरा नहीं है वो खत्म हो गया राजनीति से अब अमेरिका की। अब यहाँ इतने नॉन गोरे लोग हैं कि भर गए, 35% नॉन गोरे हैं अमेरिका, मेरे जैसे। दूसरा जो मुद्दा है वो है जेंडर का, आदमी, औरत, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, वो भी अब बहुत कम हो गया, उसका भी, उसको उनको वोट नहीं मिलता है। तीसरा उनका है इलीगल, आजकल वो चमका रहे हैं। और चौथा उनका इशू है अबॉर्शन। जैसा प्रशांत ने कहा, 2022 में उन्होंने फुल मुद्दा बनाया था अबॉर्शन का, फुल मुद्दा बनाया था अबॉर्शन का, लेकिन क्या हुआ, अबॉर्शन का मुद्दा नहीं बना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक राज्य है कैंसस। कैंसस पूरी तरह रिपब्लिकन राज्य है, उसमें सब रिपब्लिकन जीतते हैं। तो ये बड़े खुश हो गए, इन्होंने क्या किया, 2022 में इन्होंने एक रेफरेंडम किया। अच्छा, यहाँ अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान भी होता है, ये बड़ा मजेदार मुल्क है। जैसे हमारे इंडिया में हर राज्य का अपना संविधान नहीं होता, सिर्फ एक केंद्र का संविधान है, यहाँ पे अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है। तो कैंसस के रिपब्लिकन्स ने एक रेफरेंडम किया कि इसमें अबॉर्शन बैन जो है, अबॉर्शन से इनका लेना देना ये है कि इनका ये धार्मिक ईसाई लोग हैं और ये कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने रेफरेंडम किया कि कैंसस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात डाल दी जाए कि भाई बैन, अबॉर्शन का बैन है, अबॉर्शन नहीं कर सकते। भाई साहब, कैंसस जैसे राज्य में जो पूरी तरह रिपब्लिकन राज्य है, वहां पर 60% लोगों ने कि हमको अबॉर्शन बैन नहीं चाहिए, 40% वोट तो क्या कि अबॉर्शन बैन चाहिए। तो रिपब्लिकन को समझ में आ गया कि अबॉर्शन के मुद्दा बनाकर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस बार क्या हुआ, 3 महीने से कमला हैरिस चिल्ला के कह रही है देखो ये आएगा, ये अबॉर्शन पे बैन लगा देगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है नहीं भाई, हम तो नहीं बैन लगाएंगे। ये बड़ी मजेदार सी बात है। तो इनके कोई भी मुद्दे नहीं चल पा रहे हैं इनके। अब देखिए, फिर वही बात है, मैं एनालिसिस कुछ भी कर दूं, आज अगर वोटर ने तय कर दिया वो कमला हैरिस से नाराज है, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देगा तो देगा, फिर वो जीत जाएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप। पर मैं कह रहा हूं कि जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल एनालिसिस है उसके बेसिस पर मुझे तो कोई समझ में आता नहीं है कि किस आधार पे हम ये मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। उनके लिए ज्यादा मुश्किल है कमला हैरिस से। जी, बहुत टफ मुकाबला अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए है तो कमला हैरिस सामने हैं और मुद्दे नहीं हैं। जिन मुद्दों की बात है, अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा अगर बनाने की कोशिश इधर रिपब्लिकन्स ने की, डोनाल्ड ट्रंप ने की, तो वो मुद्दा भी वहां खटाई में पड़ता हुआ दिखाई देता है। इधर इमिग्रेशन का मुद्दा जो है ये भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, जैसा अजीत जी बता रहे हैं, और उस मुद्दे पे भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो किन मुद्दों पे आप आगे बढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और थोड़ा सा ठहर के अगर मतदाता, क्योंकि पढ़े लिखे वोटर्स हैं अमेरिका में, और वो अगर थोड़ा ठहर कर अगर वोट डाल रहे होंगे तो इन तमाम मसलों को समझ रहे होंगे, और इन मसलों को अगर समझते हैं तो यहां पर कोई सवाल इफ बट नहीं है कि कमला हैरिस इनसे आगे निकलती हुई दिखाई देती हैं डोनाल्ड ट्रंप से। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। 7 स्विंग स्टेट्स, 93
सीट्स, अगर सातों की बात करें तो 93 वोट्स आते हैं स्विंग स्टेट्स के सातों में। पेंसिल्वेनिया पहले 20 होते थे वहां पे, लेकिन अब 19 है। पॉपुलेशन के हिसाब से एक सीटें कम हो गई हैं। जॉर्जिया में 16 है, नॉर्थ कैरोलिना में 16 है, मिशिगन में 15, एरिजोना में 11, फिर विस्कॉन्सिन में 10 और नेवाडा में 6। ये आपके स्क्रीन पे है। और 93 और पूरा का पूरा गेम यही है। लेकिन अगर अपने अपने वोट बैंक को देखा जाए तो यहां पर ऑलरेडी जीती हुई दिखाई देती हैं कमला हैरिस, जिनको 226 और इधर इनको 219 डोनाल्ड ट्रंप को। क्या यहीं से मुद्दों पे भी, अगर मुद्दे भारी हैं कमला हैरिस के, मुद्दे भारी हैं इनके, और उससे ज्यादा कि कमला हैरिस चूंकि ऑलरेडी सत्ता पर आसीन है, सबसे बड़ी बात, और इस काम को, इस जो इनके कार्यकाल को लोग वहां देख रहे हैं, इन सबको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो क्या दिखाई देता है आपको प्रशांत जी? राजीव जी, हम लोग, आप और हम हिंदुस्तान से बैठकर, भारत से बैठकर ये एनालिसिस कर रहे हैं, और अजीत जी अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी से हैं। तो जरा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए। कमला हैरिस भारतीय मूल की, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी का समर्थक है वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक है। हालांकि उसका कोई अमेरिका की राजनीति में उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही बात यहाँ पे रेखांकित करने वाली है कि किस हद तक एक नफरत का मामला जाता है कि आपको भारतीय मूल की महिला अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर मंजूर नहीं है, और आपको एक ऐसा व्यक्ति मंजूर है जो दुनिया भर में नफरत के लिए जाना जाता है। और पिछली बार जैसा अजीत जी ने बताया, जहां पे वो खड़े हैं कैपिटल हिल में, वहां पे इनके समर्थकों घुस गए थे, चुनाव की रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। अब दूसरा एक और मजेदार बात है, देखिए ये जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं जो अलग अलग, जैसे पेंसिल्वेनिया का 19 आप दिखा रहे हैं जो स्विंग स्टेट है, जॉर्जिया के 16, ये लोग कौन हैं? ये 16 लोग चुन के जाते हैं, और ये जो राज्य मान लीजिए कि मेजॉरिटी जिसको जो जीत गया रिपब्लिकन या डेमोक्रेट में, वो पूरा राज्य फिर वो वो जो है रिपब्लिकन को वोट देगा, उसके जो इलेक्टर्स है, या वो डेमोक्रेट को वोट देगा। ये नहीं हो सकता कि पेंसिल्वेनिया अगर डेमोक्रेट के पक्ष में चला गया या रिपब्लिकन के पक्ष में चला गया, और वहां जो इलेक्टर जीत कर आ रहा है उसके यहाँ आप सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, उसको कोई रिसोर्ट में ले जाएंगे, कोई कहीं बंद कर देंगे उसको कमरों में जी, बसों में। ये वहां नहीं हो सकता। तो जो पेंसिल्वेनिया में अगर डेमोक्रेट जीत कर आया है, डेमोक्रेट को ज्यादा मेजॉरिटी वोट मिला, तो उसके 19 के 19 डेमोक्रेट के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। अगर रिपब्लिकन को मेजॉरिटी आएगी वहां मतों के हिसाब से, तो 19 के 19 रिपब्लिकन को कैंडिडेट वो वोट करेंगे। वहां पे चुनाव आयोग की टिकड़म, ईडी, सीबीआई, पुलिस, बसों में बैठा के ले जाओ, हाईजैक कर लो, कोई रिसोर्ट में ले जाओ, ये नहीं चलता है। ये हमको सोचना चाहिए हमारे देश की लोकतंत्र को, क्योंकि हम जब कहते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो जरा कंपेयर करना चाहिए कि वहां की डेमोक्रेसी का स्तर क्या है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि देखिए जो मुद्दों के आधार पर अजीत जी कह रहे हैं, मुद्दों की स्थिति यह है कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप अबॉर्शन की बात ही नहीं करता, अपने ऊपर हुए हमले की बात नहीं करता, तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। और अभी अजीत जी बता रहे थे कि कई सारे रिपब्लिकन, डिक चेनी जो जॉर्ज बुश के डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो कमला हैरिस के सपोर्ट में है। तो बहुत सारे रिपब्लिकन भी जो है वो कमला हैरिस के सपोर्ट में है। तो लगता तो ये है देख कर कि कमला हैरिस का पलड़ा भारी है। हालांकि जो कई सारे सर्वेज आए हैं, पोल्स आए हैं,
उनमें कहीं कहीं लीड किसी की दिख रही है, लेकिन वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर की लीड है, तो वो कुछ भी हो सकता है का भी एक सवाल अमेरिका के इलेक्शन में बना हुआ है। एक मजेदार तथ्य है जो हिंदुस्तान को समझना चाहिए। इंडिया में तो चुनाव के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अमूमन अब आजकल देखते हैं हम कि 3 दिन बाद चुनाव रिजल्ट आते हैं, मतलब काउंटिंग होती है। यहाँ तत्काल काउंटिंग शुरू हो जाएगी शाम 6 बजे से, शायद अजीत जी काउंटिंग शुरू होगी ना? जी हाँ, और यहाँ तो देखिए क्या है जी, नहीं आप बोले, आप बताएं जी। और इसी के साथ सवाल ये है कि रिजल्ट कब से आना शुरू हो जाएंगे, जो रुझान है वो कब से आना शुरू होंगे? आज रात तक, हमारी आज रात, आपके कल सुबह तक क्लियर हो जाएंगे और बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक बात और बताते हैं आपको कि पिछली बार 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो चुनाव में बेईमानी हुई, तो उनके कई राज्यों में उनके अपने जो रिपब्लिकन इलेक्शन ऑफिशियल्स थे, यहाँ पे इलेक्शन ऑफिशियल्स पार्टी के भी होते हैं, उन्होंने खड़े होकर बोला कि ये बेईमानी नहीं हुई है, ये हम बेईमानी नहीं करेंगे अपने मुल्क के साथ, भले ही हमारा पार्टी का कैंडिडेट हार जाए। जॉर्जिया एक राज्य है जो कि इसमें स्विंग स्टेट में आप गिन रहे हैं, पिछली बार उसको सिर्फ और सिर्फ 11,000 वोट से जीता था इसने, जो बाइडेन ने। उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये बेईमानी हुई है। जॉर्जिया का जो गवर्नर है वो रिपब्लिकन है, जॉर्जिया का जो स्टेट असेंबली है वो रिपब्लिकन है। जॉर्जिया के गवर्नर ने खड़े होकर बोला कि नहीं, ये बेईमानी नहीं हुई है, हम झूठ नहीं बोल सकते। ये इस तरीके की बात हो कि अगर मान लीजिए मोदी जी बोले कि बेईमानी हुई है और उनका बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर बोले कि नहीं बेईमानी नहीं हुई है, हम संविधान के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक जॉर्जिया में ही 2-3 इलेक्शन वर्कर्स थे, उनके बारे में एक डोनाल्ड ट्रंप के एक वकील हैं, रूडी जूलियानी, जो पुराने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर रह चुके हैं, बड़े नामी आदमी है। रूडी जूलियानी ने कहा कि इन लोगों ने बेईमानी की है, उन लोगों ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कोर्ट ने दिया है। और अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले रूडी जूलियानी की जितनी संपत्ति है, रूडी जूलियानी डोनाल्ड ट्रंप का लॉयर था, फॉर्मर मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, जो बहुत बड़ी चीज है, और उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे दिया है यहाँ की कोर्ट ने कि इसकी संपत्ति, उसमें उसके न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन जैसी जगह में उसके फ्लैट है, वो सब कुर्की होगी और सारा पैसा उन जो है इलेक्शन वर्कर्स को दिया जाएगा, जिनको जो है करोड़ों डॉलर का कोर्ट ने उनको हर्जाना उनको अलाउ किया है। तो ये इस मुल्क में बेईमानी करना आसान नहीं है, लोगों के अंदर ज़मीर है, बेईमान यहाँ भी है, बदमाश यहाँ भी है, लेकिन मोटे तौर पे लोगों का ज़मीर यहाँ पर जिंदा है। वो ये जानते हैं कि आज वो एक वजह से बेईमानी करेंगे, फिर उनके मुल्क में पूरी प्रक्रिया बेईमान हो जाएगी हमेशा के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी, एक सवाल है कि इंडियन मूल, भारतीय मूल, या कहें तो इधर जो नॉन ये हैं, गोरे हैं, जो आप हैं, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये यहाँ तमाम लोग जो हैं, इनका रुझान क्या दिखाई देता है? तो ऐसा तो कहना मुश्किल है। देखिए, भारतीय मूल के लोग यहाँ पर माना जाता है कि आबादी के 1% है, कोई 40 लाख 50 लाख इस हिसाब के होंगे। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ की, ये माना जाता है, इसको मिला के 40 करोड़ होंगे। तो अब ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि फिलिस्तीन पर जो इसराइल का 1 साल से ज्यादा से हमला चल रहा है, उसके चलते यहाँ के मुसलमान बहुत नाराज हैं, और चाहे वो अरब मूल के हों, पाकिस्तानी मूल के हों, भारतीय हों, तुर्की हो, कहीं के भी हों, अफ्रीकी मूल के हों। और ये बात सही है कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय जो है, अमेरिकन मुस्लिम समुदाय, वो बढ़ गया है इस मुद्दे पर कि हम उसको कमला हैरिस को वोट नहीं देंगे, और कमला हैरिस को वोट नहीं दिया है। और ये भी बात है, देखिए, कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सिर्फ 2 उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, ऐसा नहीं है, 2-3 और है, वो वोट मिलते नहीं। उसमें से एक कैंडिडेट है, उनका नाम है जिल स्टाइन। तो कई लोगों ने, मुसलमानों ने जिल स्टाइन को भी वोट किया, ऐसा वो खुलकर आकर कह रहे। लेकिन ये है, देखिए, कि जो मोटे तौर पर ये माना जाता है इमिग्रेंट, देखिए अमेरिका में 65% गोरे रहते हैं, तो इसमें तो जो पार्टी गोरों के हित की बात करती है, रिपब्लिकन पार्टी, उसको जीतना चाहिए। लेकिन वो क्यों कांटे की लड़ाई हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे गोरे जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के जो कुछ समर्थक हैं, जो सुप्रीमेसिस्ट एजेंडा पे चलते हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ये नहीं कहती कि हम व्हाइट रेसिस्ट हैं, हम सुप्रीमेसिस्ट हैं, वो उसको जो है उसको कंडेम करते हैं वो। लेकिन ये बात सही है कि उनके तमाम राज्यों में उनको जो सपोर्टर्स हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं रेसिस्ट हैं। और लेकिन जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है वो ओवरवेलमिंगली, वो अधिकांश जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्टर होती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है।
तो जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी अब पिछले इलेक्शन में 2020 में हमें पता चला था, 16 में हमें पता चला था, कोई 86% भारतीय मूल के लोग वोटरों ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था। और लगभग यही 75, 80, 85 ऐसे ही चलता है वोट जो है इंडियन कम्युनिटी का। तो इमिग्रेंट कम्युनिटी जो है वो मोटे तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देती है। इमिग्रेंट्स। लेकिन यहाँ भारत में जो बीजेपी के समर्थक हैं वो शुरुआत से ही, जब ट्रंप थे, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी जाके अब की बार ट्रंप सरकार कह के आए थे, और अभी भी यहाँ पर वो वही चाह रहे हैं कि ट्रंप जीते। और कई गांवों में कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि ट्रंप की जीत के लिए कई जगह पूजा अर्चन का काम चल रहा है। यहाँ पे ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं, तो ट्रंप जीते। लेकिन अमेरिका में अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि कल एक अपील आई थी इनकी कमला हैरिस की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय मूल की हूं, और अपनी मम्मी के साथ एक तस्वीर उन्होंने साझा की थी। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत था कमला हैरिस का? देखिए क्या है कि यहाँ पर उनको हर एवरी वोट काउंट्स, अंग्रेजी में बोलते हैं। गिव मी 2 minutes, I'm winding up. Okay. तो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गया है, तो हम ये बात खत्म कर देते हैं यहीं पर। लेकिन ये है कि उनको एवरी वोट काउंट्स, उनको हर वोट चाहिए ही चाहिए, इसलिए वैसी बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस समय। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं कि अब वहां भी आप वाशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा तगड़ी हो गई है, और अब कैपिटल हिल्स पे भी। लेकिन कहीं और से जुड़ेंगे आपके साथ, और बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेता हूं। जी जी जी। हाँ, वहां से अगर चलते चलते बात हो पाए तो जरूर थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये कमला हैरिस ने क्या स्पेशली, जो अभी आप बता रहे थे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया, लेकिन ये इसका मतलब मकसद क्या था? यही कि को निकाल रहे हैं। जी, आप ये देखिए, पुलिस वाले लोगों को निकाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस वाले साइकिल पर चल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अब कैपिटल हिल से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को कि भाई अब सुरक्षा यहाँ पे चाक चौबंद हो रही है, बढ़ाई जा रही है, इसलिए लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। कोई बात नहीं। आपके दर्शकों को मैं यहाँ, मेरे ठीक पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, ये आमने सामने। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यहाँ की संसद है। तो जी आप दोबारा सवाल करें। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि कमला हैरिस को क्या ये उम्मीद, एवरी वोट काउंट्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कमला हैरिस ने जो फोटो साझा किया था, क्या वो सोची समझी रणनीति थी, और इसका कितना असर हुआ वहाँ के लोगों पे, कुछ इसके बारे में खबर है? भारतीय मूल के मैं कह सकता हूँ कि 80% से ज्यादा लोग कमला हैरिस को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ये भी है कि यहाँ पर इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है, और इमिग्रेंट कम्युनिटी के साथ जो है कानूनन सही व्यवहार होना चाहिए, एक बड़ा मुद्दा रहता है। यहाँ पे ये मुल्क इमिग्रेंट्स का बना हुआ है। गोरे भी इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पर आए थे 500 साल पहले, हम लोग भी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर। और इमिग्रेशन जो है उसके खिलाफ अगर पॉलिसी बनने लगेगी, जैसे एक बहुत बड़ी पॉलिसी जिसकी मांग है यहाँ पे भारतीय मूल के लोगों से कि भाई ग्रीन कार्ड को बहुत टाइम लगाते हैं आप, यहाँ 15 साल 20 साल लगता है ग्रीन कार्ड हासिल होने में, उसको कम किया जाए। ये इनकी पॉलिसी, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग जो भारतीय मूल के लोग यहाँ थोड़ा उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। भारतीय मूल के जो लोग हैं यहाँ पर, वो आप ये समझिए कि अमेरिका में वो उनका बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में, ट्रेड, कॉमर्स, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, सब चीज़ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और चाइना और इंडिया के लोग यहाँ पे बहुत तादाद में पाए जाते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी की जो बेस है, वो जिन राज्यों में बेस है, वो लोग इमिग्रेशन को पसंद नहीं करते। तो ऐसे बहुत कम आपको मिलेंगे, सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन, करोड़पति हैं। जो करोड़पति लोग हैं वो रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो। मैं ऐसे 2-3 भारतीय मूल के करोड़पतियों को जानता हूँ जो कि रिपब्लिकन को वोट देते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का ये होता है कि स्मॉल गवर्नमेंट, नो टैक्सेस, लेस टैक्सेस, कट कॉर्पोरेट टैक्सेस, प्रमोट बिजनेस। उनकी बेसिक चीज ये है कि भैया बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अगर बिजनेस पैसे कमाएगा तो नीचे के लोगों को तनख्वाह मिलेगी। ये रिपब्लिकन पार्टी का दसियों साल से मूल मंत्र है। और डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि ये जो बड़े सेठ होते हैं, धन्ना सेठ होते हैं, ये पैसे हजम कर जाते हैं, पब्लिक को देते नहीं, इस पर मिनिमम वेज बढ़ाओ और लोगों के जो है वो
जो उनके जो लेबर लॉज उनको सशक्त करो, तो गरीब आदमियों को वोट दे। ये मोटी मोटी दोनों की बातें हैं। अब होता क्या है असली में कौन कितना काम करता है, ये हम ये कह नहीं सकते। लोग दोनों पार्टियों से दुखी रहते हैं, लेकिन यह तो मुझे नहीं लगता कि इमिग्रेंट कम्युनिटी जो है वो वोट करेगी रिपब्लिकन पार्टी को। मेजॉरिटी जो है वो कमला हैरिस को वोट करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कमला हैरिस बनाम डोनाल्ड ट्रंप चर्चा हम कर रहे हैं। जरा प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? जी, मैं दो बातें जरूर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि किस पोलिंग स्टेशन का अमेरिका का ये तस्वीर है वहाँ, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से चुनाव होते हैं। ये बैलेट पेपर्स चुनाव हो रहा है राजीव जी वहाँ अमेरिका में, और बैलेट पेपर मशीन के अंदर जा रहा है, स्कैनर है कोई जी, और वो स्कैनर से मतदाता को मालूम पड़ रहा है कि उसका वोट रजिस्टर हो गया है, उसने किसको दिया है, वो उस कंप्यूटर की मेमोरी में जा रहा है, ये काउंट होगा। और साथ में वो कागज का बैलेट पेपर वहां पे है। आप देखिएगा तमाम मतदाता बैठ कर सिग्नेचर करके और वहां पे टिक मार करके पेन से उस कागज को मशीन के अंदर डाल रहे हैं। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ईवीएम की बात होती है राजीव जी, और कहा जाता है कि ईवीएम फुल प्रूफ है। ये हम उस देश के चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस देश में गूगल है, जिस देश में माइक्रोसॉफ्ट है, जिस देश को जो टेक्नोलॉजिकली सबसे बड़ा देश है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका सोशल मीडिया ही वही अमेरिकन है। जो चांद पे भी इंसान भेज चुका है, वहां पे बैलेट पेपर से, कागज से चुनाव हो रहा है। और वो काली स्याही भी नहीं लगाई जाती, क्योंकि माना जाता है कि कोई वहां पे दोबारा वोट डालने नहीं आएगा। ये भी भारत में ही होता है कि हमको उंगली में काली स्याही हम लगाते हैं जी। दूसरी बात, अभी अजीत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ, जिनको कहा जाता है नॉन डॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहा जाता अमेरिका में। हमारे यहाँ तो घुसपैठिए भी कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। वो वहां पे जो है दूसरी बात कि ये जो सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास दस्तावेज है, अजीत जी से बात हो रही थी तो अजीत जी बता रहे थे कि वहां पे उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उनको वर्क परमिट मिलता है, वो काम करते हैं, उनका मामला चल रहा है कि वो लीगल है कि इलीगल है, उनके पास डॉक्यूमेंट कितने हैं कितने नहीं हैं, लेकिन वो वहां की इकोनॉमी का हिस्सा है। $690 बिलियन का कंट्रीब्यूशन उनका टैक्स का है, इतना तो टैक्स देते हैं। ये सब बातें भी हमारे समाज को सोचनी चाहिए कि एक बड़ी डेमोक्रेसी, जो परिपक्व डेमोक्रेसी है, वो कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात, राजीव कुमार जी को, चुनाव आयोग को ये फुटेज जरूर देखना चाहिए कि वहां पे बैलेट पेपर्स चुनाव हो रहा है और मतदाता को मालूम पड़ रहा है कि उसने किसको वोट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। मताधिकार का मतलब ही पूरा तभी आता है कि जब मेरा दिया हुआ वोट मुझे मालूम हो कि वो काउंट होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं कि ये पता होना चाहिए। अब ये जानकारी आप लोगों को तो है ही दोस्तों, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और उसका ये महाकवरेज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत शाही जी सीधे वाशिंगटन डीसी से, और वहाँ की गतिविधियों पर नज़रें टिकी हुई हैं उनकी, और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, ज़मीनी हकीकत जो है वो हम तक पहुँचा रहे हैं। और साथ में इधर प्रशांत टंडन जी हैं, और हम यहाँ से भारत में बैठकर अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की सियासत, और सबसे बड़ी चीज कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है और उसका क्या असर भारत पे पड़ने वाला है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं और सुबह तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ऑलमोस्ट रिजल्ट, जैसा अजीत जी कह रहे थे, ऑलमोस्ट रिजल्ट हमारे सामने होंगे सुबह तक, और कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप, ये पता चल जाएगा। ये अभी इस रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा अजीत जी कि कौन अगला राष्ट्रपति होने जा रहा है। जी हाँ, और ये भी अब पता चलना शुरू करेगा कि कांग्रेस में, यानी कि यहाँ की पार्लियामेंट जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं जिसको, इसमें जो है, ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे, इसमें जो है कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव लीडर है,
प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि सरकार होती है, तो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है। कांग्रेस जो है यानी पार्लियामेंट यहाँ की जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो जो बाइडेन कानून नहीं बना सकते, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप कानून ये बनाएंगे, उनका काम है इम्प्लीमेंट करना। तो अगर आपकी पार्टी अगर मेजोरिटी में है, अगर कमला हैरिस जीतती है और उनकी पार्टी मेजोरिटी में आती है तो उनके बहुत चांदी है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, उनकी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस में पावर में आती है तो उनकी चांदी है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए व्हाइट हाउस, लेकिन डेमोक्रेट जीत गए कांग्रेस में, तब उनकी प्रॉब्लम होगी, कुछ काम ही नहीं होता है, धंधा ही नहीं चलता है, कुछ लेजिस्लेटिव काम ही नहीं होता है। तो यह राजनीति यहाँ की बहुत पेचीदा है, वो भी बहुत करप्ट भी कहते हैं, करप्ट इन द सेंस मॉरल बहुत डेग्रेडेशन है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन आप हिंदुस्तान से तो मुकाबला नहीं कर सकते, हिंदुस्तान तो एक अलग ही दुनिया ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि हिंदुस्तान डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तब, और अभी तो चूंकि ऑलरेडी डेमोक्रेट्स की सरकार है, अभी के क्या रिलेशन हैं ये वही रिलेशन आगे बढ़ेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तब क्या संबंधों पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है भारत और संबंध? तो देखिए, हाँ, संबंध तो वही रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, आपको याद होगा कि उन्होंने इंडिया के साथ उन्होंने वो शुरू किया था, 2x2 शुरू किया था, जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने एक साथ मिलना शुरू किया था। और जो बाइडेन ने उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। पिछले 8 सालों में हम पिछले 8 सालों में भारत और अमेरिका के बीच काफी रिश्ते बेहतर हुए हैं, काफी करीबी आई है। चाइना को अपना दुश्मन देखते हैं अमेरिका, उनको घबराहट है कि चाइना जो है वो आर्थिक दृष्टि से चाइना बहुत मजबूत हो रहा है, उसको कम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमें चाइना का एक राइवल खड़ा करना है। ये सारी चीजें तो जगजाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। तो ये काफी उसको इंडिया को काफी प्रमोट करते हैं। हालांकि जो हाल में जो वाकया हुआ है पिछले 1 साल में, जो असैसिनेशन प्लॉट हुआ कनाडा में, अमेरिका में, उसको लेकर तल्खी आई है। क्योंकि देखिए अमेरिका के भी रवाब ऐसा है, अमेरिका की ये कहानी है। देखिए ये फॉरेन पॉलिसी में इनका ये है कि ये किसी के साथ भी साथ हो जाएंगे। अमेरिका ने कितने मुल्कों में इन्होंने इन्वेजन किया, मारा पीटा, बम इन्होंने गिराया, हाइड्रोजन बम इन्होंने जापान में गिराया, एक से बढ़कर एक डिक्टेटर को उन्होंने सपोर्ट किया। पर इनका ये कहना है कि भाई तुम हमारे मुल्क में आके दादागिरी नहीं कर सकते, ये नहीं कि तुम हमारे यहाँ आके लोगों को मारना शुरू कर दो। तो उस पर दोनों एक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक है। अब वो इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई हमने किसी को नहीं मारा, वो कहते हैं वो रॉ का जो अधिकारी था वो अपने आप काम कर रहा था वो। लेकिन ये फैक्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि एक साजिश रची गई थी कि अमेरिका में बैठ के जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी हत्या की जाए। कनाडा की सरकार तो बहुत आगे चली गई है इससे, कनाडा को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। ये सब बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। इसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल वगैरह से आप बात करें, आप यहाँ जो ट्रेड के लीडर हैं, आप सिलिकॉन वैली से बात करें, वो लोग भी जो है सांस खींच के बैठे हैं कि इसका रेजोल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि ये एक अमेरिका और भारत के रिश्ते के बीच में ये एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं है जो कनाडा और अमेरिका में जो ये मर्डर फॉर हायर असैसिनेशन प्लॉट आया, उसको अगर आप और ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इंडिया में सोचते हैं कि भाई पुलिस तो सरकार की होती है, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो बदल देगा। यहाँ पे दरअसल अमेरिका में क्या है कि आप रोक नहीं सकते, कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी एक जो ट्विटर हो उसको नौकरी से नहीं हटा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये केस खत्म कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, पुलिस यहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बाइडेन बोल देगा एफबीआई को कि खेल खत्म कर दो, केस खत्म कर दो, ऐसे नहीं होता है यहाँ पर अमेरिका में। तो केस नहीं खत्म होने जा रहा, जो अमेरिका में केस नहीं खत्म होने जा रहा, जो कनाडा में वो केस नहीं खत्म होने जा रहा, ये लंबा चलेगा। अभी इनफैक्ट आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में शुभजीत रॉय ने पिछले हफ्ते एक स्टोरी छापी, वहीं दिल्ली से मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है शुभजीत रॉय ने इंडियन एक्सप्रेस में कि मतलब कि उन्होंने अधिकारियों के नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत में अधिकारियों ने ये कहा माना है कि दिल्ली में ओके आई मूव ऑलराइट। देखिए सब जगह रोक रहे हैं हम। ओके आई विल वेट फॉर द लाइट्स टू टर्न ग्रीन एंड देन आई विल वॉक। यस, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं सब परेशान हैं इस समय। तो कहानी ये है कुल कि वो केस खत्म नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस ट्रेड ये सब रिलेशन हैं ये मजबूत ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास, अमेरिकियों के पास कोई चारा नहीं है। वो चाइना की दुश्मनी है, वो चाइना के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता। चाइना बहुत अग्रेसिव है इस समय। तो वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भैया इंडिया से हमारी दोस्ती बनी रहे। लेकिन ये भी बात, अब जो कि ये बात छेड़ रहे हैं आप, ये बात समझने की है। निर्मला सीतारमण अभी 10 दिन पहले अमेरिका आई थी, वॉशिंगटन डीसी में, और वो बोलकर यहाँ पे गई हैं, थिंक टैंक पे उनकी मीटिंग थी, यहाँ पर उन्होंने आके बोला कि देखिए भाई हमारे यहाँ रेड कारपेट नहीं है, रेड टेप नहीं है, रेड कारपेट है हमारे यहाँ। चलते चलते आप सड़क पार कर रहा हूँ, तो वो बोले कि हमारे यहाँ रेड टेप नहीं है, रेड कारपेट है। वो ये
गया है। एक साल से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, भारत में अमेरिका से बहुत ही कम हो गया है। और जो आपके अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, एरिक गारसेटी, दिल्ली में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस साल की शुरुआत में जनवरी में, जिस दिन निर्मला सीतारमण ने अपना बजट प्रेजेंट किया था, चुनाव से पहले का बजट प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने बोला था, एरिक गारसेटी ने, एक मीटिंग हुई थी और यूएस इंडिया ट्रेड मीटिंग हुई थी, उसका नाम था अमृतकाल। उसमें उन्होंने बोला था कि लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट द नंबर्स, एफडीआई इज नॉट कमिंग टू इंडिया, इट इज गोइंग टू कंट्रीज लाइक वियतनाम। तो इंडिया में एफडीआई बहुत कम होता जा रहा है, जीडीपी का 2.5% से कम हो गया है, वियतनाम में 10% पहुंच गया है। तो ये एक सोचने वाली बात है, परेशान मतलब हमको चिंता की बात है इंडिया के लिए कि विदेशी पूंजी जो है वो इंडिया में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक नहीं है। तो बिजनेस और ट्रेड, और दूसरी चीज़ क्या है, अभी पिछले हफ्ते में पढ़ रहा था, 3 या 4 दिन पहले, चाइना ने इस साल के 6 महीने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 5 महीने में, चाइना हैज रिप्लेस्ड अमेरिका एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कोई 50 बिलियन का ट्रेड हुआ है, उसमें वो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है 50 बिलियन का चाइना और इंडिया में। चाइना के जो इम्पोर्ट्स हैं इंडिया में वो कोई से बढ़ रहे हैं, और जो इंडिया के इम्पोर्ट्स हैं चाइना में वो बहुत ही नेगेटिव रेट पे चल रहे हैं। तो ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन ये है कि रिश्ते अगर अच्छे भी हो जाए, कोई रिश्ते का क्या बेसिस है, रिश्ते के बेसिस है डिफेंस कोऑपरेशन और बिजनेस कोऑपरेशन, ये 2 चीज़ें होती हैं। डिफेंस में जो है सो है, लेकिन बिजनेस कोऑपरेशन में तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं इंडिया यूएस के बीच में। जी जी, तो बहुत कुछ अभी है, आने वाले समय में देखना होगा सरकार किसकी बनती है, सबसे बड़ी बात की, यानी सरकार पर कौन काबिज होता है, राष्ट्रपति कौन बनता है। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली दफा ऐसा होगा कि कोई महिला राष्ट्रपति होंगी अमेरिका के इतिहास में, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो वो पिछली अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे या और कुछ आगे करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी पड़ाव, अगर बनते हैं तो आखिरी पड़ाव में जाते पहुंचते पहुंचते वो जो बाइडेन के भी एज को पार कर जाएंगे, यानी उम्र दराज ज़्यादा होंगे जो बाइडेन से भी। इसलिए अमेरिका के लोगों ने किसको चुना है या वो किसको चुन रहे हैं, ये तो अभी से 6-8 घंटे बाद आप लोगों तक हम पहुंचाने लगेंगे। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जहां आप हैं वहां लगातार इधर उधर चारों तरफ से पहरेदारी बढ़ रही है, इसलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, ज़रूर जोड़िए। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं जल्दी से, और फिर जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होगा उसके बाद फिर से इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन प्रशांत जी, सिर्फ एक बात की, जब पिछली चुनाव में जो बाइडेन जीत कर आए थे तो उनको 300 से ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिला था जी। और चेहरा बदल गया है। कमला हैरिस हैं, पहली महिला हैं, और कमला हैरिस के जो वादे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने काउंटर किया है, और सबसे बड़ी बात देखिए, अजीत जी भी जानते होंगे कि अमेरिका के चुनाव में जो नैरेटिव है वो सेट होता है प्रेसिडेंशियल डिबेट से। और पहली डिबेट में जो है कमला हैरिस ने बाजी मार ली थी, वहीं से वो लीड उनकी शुरू हो गई थी। और दूसरा एक बेंचमार्क होता है कि वहां पे डोनेशन कितना मिल रहा है पार्टी को, तो पार्टी के डोनेशन में भी कमला हैरिस बहुत आगे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमको इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकन रुझान जो है किस तरफ होगा। और कल सुबह जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये बात कर रहे होंगे कि फला बन गया तो अब उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। जी बिल्कुल। कुछ जोड़ना चाहेंगे अजीत जी? नहीं साहब, इलेक्शन हमारे सामने है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, देखते हैं कुछ घंटे में क्या नतीजा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? अमेरिका का राष्ट्रपति कमला हैरिस बनेंगी या डोनाल्ड ट्रंप? कुछ घंटों में नतीजे सामने होंगे और वो हम सारे नतीजे आप तक पहुंचाएंगे, तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अजीत जी हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और पेन उठाने के लिए, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करके आप यहाँ तक आए अपने घर से। और दूसरी बात कि यहाँ भी आपको चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है, पीछे से बार बार कहा जा रहा है कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ से आप जाइए। तो लेकिन फिर भी अपने दर्शकों तक हम अमेरिका से सीधे
इस प्रसारण को पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी इस चर्चा में बने रहने के लिए, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो बने रहे इस स्पेशल कवरेज में। कुछ घंटों बाद जैसे ही नतीजे सामने आएंगे हम रिजल्ट के साथ आप तक फिर मौजूद रहेंगे, फिर हाजिर होंगे, और उम्मीद ये करता हूं कि ये सुबह होगा, यानी रात को नहीं बल्कि सुबह से नतीजे आएंगे कल सुबह। और तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। अमेरिका का चुनाव दिलचस्प है, मुकाबला दिलचस्प है, और सबसे बड़ी बात कि कमला हैरिस अगर जीत कर आती हैं तो ये ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्ष्य गवाह आप भी बनिए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और जो भी जीत के आए, ये अमेरिका है, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उसकी भी चर्चा भी थोड़ी बहुत हमने की है, आगे भी करेंगे। तो आप जुड़े रहे, आप बने रहे, और इस चर्चा में आप लोगों ने अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचाए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।